सो हाय गाइस, अभी हम लोग अपनी क्लास में हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का 2024 का पेपर कवर कर रहे हैं। 2024 का पेपर लास्ट क्लास के अंदर हमने 2025 का कंज्यूमर थ्योरी वाला पोर्शन कवर किया था। अब की क्लास में हम लोग 2024 का कंज्यूमर थ्योरी कवर कर रहे हैं। इस ईयर में कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपेयर, ठीक है। तो इसका मतलब कंज्यूमर थ्योरी की वेटेज थोड़ी बहुत तो ज्यादा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो प्लीज आप कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले सबसे जरूरी बात कि आपको इंस्ट्रक्शन हमेशा बहुत अच्छे से रीड करने हैं, उनके अकॉर्डिंगली सेक्शन ए इज कंपलसरी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। 35 मार्क्स का जो पूरा सेक्शन होता है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसका मतलब 7 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5, एंड सेक्शन सी से आउट ऑफ 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। तो थोड़ा सा ये इनका स्ट्रक्चर है। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं इसका मतलब ये कि आपसे वो लिखने का तरीका और लेंथ डिसाइड करवा रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टडी करते हैं। सेक्शन ए जो कि 100% कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ कंपलसरी भी है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आप लोग जरा मेरे साथ में रीड करेंगे, क्या कहता है वो आपसे, तो ध्यान से देखना। कहते हैं if the demand function is p is equals to 4 minus का 0.5 q का whole square, and for what value of q will the price elasticity of demand be unity। ठीक है, क्लियर। if the demand function is this, मतलब ये आपको दे रखा है, तो what will be the price elast मतलब what will be the q value, q की वैल्यू क्या होगी, so that your price elasticity of demand is equals to 1। देखिए फॉर्मेट क्लियर है, पहले आप इसका एक बेसिक मीनिंग समझ लो, दैट हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। हाउ टू बेसिकली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, वो आप एक फॉर्मेट समझ लो। कभी भी आपसे अगर वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, वेन एवर, सो फॉर्मूला आपको पहले क्लियर हो। अच्छा, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी क्वेश्चन का फ्रेमवर्क कैसे रखना है। पहले आपको इंट्रो करना है, शायद 2-3 लाइंस में हो, बट फॉर सटीक एक्सप्लेनेशन हो, इंट्रो करना है। देन आफ्टर दैट आपको वहां पे बॉडी बॉडी का मतलब जो पूछा है वो डिस्कस करना है, एंड आखिर में कंक्लूजन। कंक्लूजन कैन बी रिपीटेड फ्रॉम द इंट्रो पार्ट। रिपीट अगर आपको नहीं मिल रहा, यू कैन बेसिकली कॉपी पेस्ट, बट मार्क्स कम जरूर होंगे। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप कंक्लूजन नहीं लोगोगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, नहीं, आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो आपने इंट्रो लिख दिया, इंट्रो में उसकी डेफिनेशन क्लियर कर दी क्या होता है, और यूनिटरी बेसिकली क्या होता है। फॉर्मूला हमें लिखना होगा, दैट इज परसेंटेज चेंज इन, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो ये आपने एक फॉर्मूला फ्रेम करा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो, डेल क्यू अपॉन में डेल पी इंटू पी बाय क्यू, एंड ऑब्वियसली बात है दे रिटर्न एज दिस इज 1 यूनिटी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन आपको कहीं ना कहीं एक जगह रखना पड़ेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी कंसेप्ट बहुत ठीक ठाक है। अब आपने ये फॉर्मेट सॉल्व किया, देन मैंने इसको बेसिकली सॉल्व करके रखा हुआ आप लोगों के लिए। लेट अस सपोज हमारे पास में क्वेश्चन है ये वाला, यही यही क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन 4 पे मत जाना, ठीक है, वो एक्चुअली मेरा असाइनमेंट का क्वेश्चन है। तो हम अपनी रेगुलर क्लासेस में पी वाई क्यूज को असाइनमेंट में रख दें, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो उसकी सीरीज के हिसाब से है ये, ठीक है। तो उसको कंफ्यूज मत होना, आप अपना क्वेश्चन रीड करें। कहते हैं, अच्छा फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है, फॉर्मेट क्लियर है कि जैसा यूपीएससी पूछते हैं, यूपीएससी जैसा पूछते हैं, मैं उसी तरीके से फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। दैट देयर आर 2 कॉलम्स, जहां पे आपको नहीं लिखना होता, एक जगह से क्वेश्चन नंबर लिखना होता है, ये प्लेस आपको खाली रखना होता है, एक फॉर्मेट होता है उसमें ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट करके यहाँ पे लिखा है, ओके। तो आप जरा यहाँ पे इसको देखिएगा, दैट इज एक्सप्लेनेशन में यू हैव टू राइट इंट्रो फर्स्ट। आपने इंट्रो यहाँ पे लिख दिया, दैट इंट्रो में आपको लिखोगे द डेफिनेशन ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लिखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। मतलब उनके अकॉर्डिंगली द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस
ठीक है, यहां तक बात हो गई। फिर यूनिटरी इलास्टिसिटी का मीनिंग समझाओगे, दैट एट यूनिटरी इलास्टिसिटी द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, दैट इंप्लाइज व्हाट योर टोटल एक्सपेंडिचर इज वन। ये चीज आप इसी ईयर में और भी क्वेश्चंस में देखोगे और नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में भी आप देखोगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर वन होती है तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। क्लियर? तो ये अब ये तो हो गया इंट्रो। ये इंट्रो आपको हमेशा लिखना है हर क्वेश्चन में, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड। फिर आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है, डिमांड फंक्शन, यू हैव द डिमांड फंक्शन। तो आपने सिंपल फॉर्मूला लिखा, और सिंपल फॉर्मूला जैसे कि आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डीपी बाई डी क्यू, फिर डी क्यू बाई डीपी करा, और फिर इसको नो डाउट वन के बराबर कर दिया। माइनस साइन एक जगह तो आपको रखना था, तो आपने माइनस साइन यहां रख लिया, जिससे कि आपका वो कैलकुलेट हो गया। अब यहां पे रखने के बाद फिर आपको दोबारा से यूज नहीं करना, नो नीड टू राइट अगेन, वो आप पहले कर चुके हो। और ना यहां लिख रहा है यूनिटरी, आपका मॉड्यूलस में होगा, ठीक है, मॉड्यूलस यूनिटरी का मतलब। ओके, तो यहां से यू विल गेट क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू 8/3। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? सो अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। कंक्लूजन के नाम पे मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये से कैलकुलेशन हो गई। मैं लिखना नहीं चाहता था स्पेस, क्योंकि मैंने ज्यादा यूज करा, बट आप एक दो लाइन और लिखिएगा, मेरा सजेशन एज ए योर मेंटोर। ठीक है, आपको यहाँ पे शायद 2 लाइन और लिखनी चाहिए, दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 8/3, सो दैट sorry, the value of quantity is equal to 8/3, so that the price elasticity of demand is equal to 1। ठीक है, ये लिख दोगे तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हम ट्राइंग किया आपका जो 5 मार्कर क्वेश्चन है वो आपका एक पेज में रहे। ठीक है, तो इसमें ये होना था कि इसको थोड़ा सा अगर मैं और ऊपर लिखता, ठीक है, और एक दो लाइन इसको थोड़ी सी और एडजस्ट करता, तो मुझे 2 लाइनें मिल जाती। ध्यान रखना, आपके जो पेपर होगा वहां पे इसी बात के मार्क्स होंगे, द वर्ड लिमिट और द स्पेस लिमिट। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इधर कवर अप हो गया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन तो प्रोडक्शन का है, मोनोपोली वगैरह, ये सारा कुछ मतलब ये प्रोडक्शन का है, हम कंज्यूमर थ्योरी कवर कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज द पार्ट ऑफ अ कंज्यूमर थ्योरी। कहते हैं बेसिकली, दिस इज नो डाउट द पार्ट ऑफ अ कंज्यूमर थ्योरी। कहते हैं in a two commodity framework, what will be the shape of the IC when the one commodity is bad, ठीक है, एक commodity अगर bad है and one commodity is neutral। so जब तुम bad की बात करते हो और जब तुम neutral की बात करते हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला bad, मान लीजिए ये y है, ये x है। ठीक है बेटा, ये कौन सा, ये y है और ये x है। मैंने बोला अगर ये bad है और ये गुड है, तो पहली बात तो वो रूल फेल हो जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग का जो रूल होता है वो एप्लीकेबल होता है वेयर, कहाँ एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल होता है ओनली व्हेन द कमोडिटीज आर in the same nature, either commodity are good or either commodities are bad, but here one is bad, another is the good। so यहाँ पे IC बनेगा upward sloping, but upward sloping में भी जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। why it is ऐसा क्यों ही बन रहा है, there are multiple reasons, because अगर मतलब मेरा कहने का मीनिंग है, चलो एक की बात कर लो, बैड की बात कर लो, ये वाई अब ये गुड है और ये एक्स ये बैड है, और अब ये ऐसा बनेगा। एक्चुअली होता ये है कि अगर कमोडिटी वाई बैड है तो ये डिक्रीजिंग स्लोप पे बनेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात आपको, मतलब दिस इज बेसिकली द डिक्रीजिंग स्लोप। और आप ये समझ रहे होंगे कि वाई का वाला स्लोप कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इफ यू ड्रॉ द लाइन, तो मतलब ये फ्लैटर होता जा रहा है, और एक्स वाले के लिए इस तरीके से स्टीपर, मतलब ये वाला फॉर्मूला फ्रेमवर्क। हमेशा आप ध्यान रखना, स्लोप ऑफ बैड वैल्यू ऑलवेज डिक्रीजेस, मतलब स्लोप ऑफ बैड वैल्यू, क्लियर है, और स्लोप ऑफ एक्स वैल्यूज ऑलवेज डिक्रीजेस। तो अगर एक्स है तो ये स्टीपर फॉर्मेट में बनेगा, और अगर वाई वाला बैड है तो ये फ्लैटर फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, तो इसके पीछे के मल्टीपल रीजन हैं। एंड दूसरी चीज दे ऑल्सो एक्सप्लेन, राइट, वन इज द न्यूट्रल। अगर एक कमोडिटी न्यूट्रल है, मान लीजिए जैसे ये एक्स है ये वाई है, तो यू
और आप मान लीजिए कि यूटिलिटी दे रखी है आपको एक्स ओनली, तो एक्स की वैल्यू तो हो गई, वाई की वैल्यू कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो वाई इज न्यूट्रल फॉर यू, सो दिस इज द यूटिलिटी, दिस इज द यूटिलिटी। बट वाई की वैल्यू यूटिलिटी का पार्ट ही नहीं है, सो यू चेंज वट एवर द वैल्यू ऑफ वाई, योर यूटिलिटी इज अनअफेक्टेड। कब? जब वाई यहां पे क्या है, वाई इज न्यूट्रल। क्लियर? यहाँ पे क्या है, वाई कमोडिटी इज न्यूट्रल। समझ में आई मेरी बात आपको ये वाली? दैट वाई कमोडिटी इज न्यूट्रल। और इसका मतलब अगर ऐसे हो जाता है, ये वाई है एक्स है, और अगर ये न्यूट्रल है, तो फिर ये इस तरीके से बनेगा, मतलब द यूटिलिटी इज इक्वल्स टू ओनली वाई। दैट मीन्स वट, इफ योर वाई वैल्यू वेरी देन योर यूटिलिटी ओनली अफेक्टेड, बट इफ द एक्स वैल्यू चेंज देन योर यूटिलिटी रिमेन सेम। तो ये चीज बताती है आपको कि ये न्यूट्रल कौन सा, अगर u इक्वल टू एक्स तो y न्यूट्रल है, और u इक्वल टू y है तो आपका x न्यूट्रल है। एंड फिर वो कहते हैं एक्सप्लेन योर आंसर। 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स का, तो ये 4 मार्क यहाँ पे, 4 मार्क्स यहाँ पे। बट द क्वेश्चन इज दैट सर हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन। तो हाउ टू राइट में यू हैव टू अटेम्प्ट, नो डाउट, जैसे मैंने बताया आपको 8 मार्क्स का है, तो आपको फ्रेमवर्क पूरा रखना है। जैसे अच्छा, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन 5 लिखा है, इस पे ध्यान मत देना आप प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट, इस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है? ओके, क्योंकि ये मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आपको वो क्वेश्चन सेम वही मिल रहा है। कहते हैं एन, अच्छा आपको करना क्या है, सबसे पहले इंट्रो करना है। कहते हैं एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर। ठीक है, पहले आपने इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्लियर कर दी, क्योंकि आईसी का रोल है वहां पे, और बता दिया ना। अब उसके शेप की बात करें, क्योंकि शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, और स्टीपर फ्लैटर, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में रखना। तो कोई भी शेप होता है, इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कम्युनिटीज, मतलब अगर वो दोनों सेम नेचर की, इधर गुड और बैड, तो वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, राइट। और अगर कोई भी एक कम्युनिटी गुड और बैड में मिक्स है, मतलब एक गुड और दूसरा बैड, तो ये अपवर्ड बनेगा। तो जैसा मैंने स्ट्रक्चर समझाया वो वैसा। अब यहाँ पे क्योंकि बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है हमारे पास में, सो दैट इज, हमारे पास कहते हैं, लेट अस सपोज, कहते हैं दैट वन कम्युनिटी इज बैड, नो डाउट, ठीक है। तो अ बैड नेचर ऑफ अ कम्युनिटी गिव्स दिस यूटिलिटी, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड दिस यूटिलिटी, मतलब जब आप समझ रहे हो तो दिस यूटिलिटी का मीनिंग आप समझो। मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली दे आर नॉट फ्रॉम द highly mathematical background, and for the paper one the mathematical knowledge must be important, right? So they are from the theoretical background and उनको पता ही नहीं कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। जब भी बैड कम्युनिटी होती है, यू हैव टू यूज द वर्ड दिस यूटिलिटी, okay with it, whenever you have the bad community then you have to use the this utility टू द कंज्यूमर। जैसे एग्जांपल पॉल्यूशन होता है, ठीक है, लेट अस सपोज जैसे यहाँ पे पॉल्यूशन होता है। अब अगर हम इस सिचुएशन की बात करते हैं, तो कंज्यूमर जो हमेशा क्या होता है, जो बैड कम्युनिटी उसको लेस प्रेफर करता है, इसलिए हम कहते हैं लेस इज बेटर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, लेस इज बेटर। अब जैसे कि मैंने बताया था, जैसे अगर ये अब वाई बैड है, तो ये इस तरीके से फ्रेमवर्क बना, ध्यान रखना फ्लैटर बनेगा, अगर वाई बैड होगी तो फ्लैटर बनेगा, और अगर एक्स बैड होगा तो स्टीपर बनेगा, क्योंकि स्टीपरनेस एक्स एक्स को बैड रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लैटरनेस वाई को बैड रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दीज आर दी बेसिक रूल्स। अब पॉइंट ये है कि सर वो समझ में आ गया कि ये स्टीपर है फ्लैटर है, ऐसा समझ में आ गया, बट वाई इट इज upward sloping, क्योंकि वी ऑलरेडी heard that के IC is always downward sloping. Please remember that only those ICs downward sloping which have the same nature of the commodities. Either both commodities are good in nature, either both commodities are bad in nature. Otherwise, the IC is upward sloping. This is the hypothetical case. In a mathematical statement,
ICs can be a single dot. Mathematically, IC can be a single dot in the lexicographic preferences. अगर आप में से कोई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है या जेएनयू से या मास्टर्स थोड़ी ठीक ठाक जगह से करी, शायद वो मेरा ये वर्ड समझ पाएंगे, द लेक्सिकोग्राफिक मीनिंग, ठीक है। लेक्सिकोग्राफिक का मतलब शायद आप समझ पाओगे। क्लियर है मेरी बात आपको यहाँ तक अच्छे से, बढ़िया से? तो ये आप माइंड में रखना। तो मैंने लिखा यहाँ पे that upward slope indicate that higher quantity of the bad requires higher quantity of the good to keep constant। देखो, indicate that higher quantity of bad, अगर आपके पास मान लीजिए बैड है तो बैड कमोडिटीज के साथ बराबरी करने के लिए, मतलब टू कीप योर यूटिलिटी कांस्टेंट, आपको कमोडिटी गुड की भी हायर क्वांटिटी चाहिए। सो दैट्स व्हाई इज अपवर्ड स्लोपिंग। So this is a very important statement. This is the reason of the upward sloping, right? Now what they ask, वो कहते हैं the slope remains positive as MRS positive। हम लोग कहते हैं ना कि MRS के आगे माइनस साइन होता है, there is a trade off। Can you tell me about any trade off here? आपको लगता है कोई यहाँ पे ट्रेड ऑफ नाम की चीज है? Do you know any trade off here? No, there is no trade off। देयर इज नो एनी ट्रेड ऑफ, यहाँ पे किसी भी प्रकार का ट्रेड ऑफ नहीं है। सिमिलरली जब कमोडिटी बैड होगी तो कैसे होगा? दिस टाइप ऑफ कमोडिटी नीदर एड्स नॉर रिड्यूस यूटिलिटी, योर यूटिलिटी रिमेन्स सेम इफ यू चेंज एनी अमाउंट। ठीक है, तो ये पैटर्न है। अगर एक्स हमारा न्यूट्रल था तो ये हॉरिजॉन्टल था, वाई हमारा न्यूट्रल था तो ये वर्टिकल था। क्लियर है? और ये देखिए मैटर नहीं करता कि आपको कंक्लूजन बहुत सारा लिखना है, मुझे जितना रिक्वायर्ड लगा मैंने उतना लिखा यहाँ पे। ठीक है, सो एक ही हमारा पैटर्न क्लियर होता है। तो यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन भी आपके साथ में कवर कर लिया। ठीक है, ओके। फिर तो आगे फिर ये है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कंज्यूमर थ्योरी। ठीक है, मतलब हमने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट्स एंड मार्केट फेलियर। मैं एक्चुअली आपको इसी पैटर्न पे करवाऊंगा, और जो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमेटिक्स होगा वो सुधीर सर आपको उसी पैटर्न पे, वो 1 या 2 क्लास के अंदर एक पेपर कवर करेंगे, क्योंकि उसमें मिक्स रहता है हमेशा। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। कहते हैं स्टेट एंड प्रूव द सलस्टकी थ्योरम, डिराइव द डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड बाय यूजिंग दिस थ्योरम। तो अब आपको प्रूव भी करनी है और एक्सप्लेन भी करनी है सलस्टकी। अब सबसे पहले यू नो द सलस्टकी मीनिंग। एक्चुअली सलस्टकी वॉज द पर्सन, इनका नाम, इनका फुल नेम था ई सलस्की। ठीक है, इनका नाम था जनरली ई सलस्की। ठीक है, अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दूं, ई सलस्की एक्चुअली ई सलस्की इनका एक मानना था कि प्राइस कैन बी, प्राइस इफेक्ट कैन बी स्प्लिट। इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को स्प्लिट करा, बिकॉज जो आप मार्शिलियन थ्योरी पढ़ते हो, मार्शिलियन थ्योरी में यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि दे कैन नॉट split or decompose the price effect so that they cannot discuss about the given good। हम कभी लेग्रांज डिस्कस करते, हम कभी लेग्रांज में गिवन गुड को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मार्शिलियन अप्लाई हो सकता है, और मार्शिलियन कैन नेवर डिस्कस अबाउट द गिवन गुड्स। तो गिवन गुड का कंसेप्ट अलग है। तो सलस्टकी ने बताया था दैट यू कैन नॉट, सॉरी, यू कैन डिकम्पोज द प्राइस इफेक्ट, मतलब प्राइस इफेक्ट को तुम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई? अच्छे से बढ़िया से एक अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे मेरे साथ में रखो। नाउ मैंने क्या करा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक ठाक आपके लिए सॉल्व करा है। दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल एंड नो डाउट द एप्लीकेशन बेस्ड, सो थोड़ा सा थ्योरी या पार्ट यहाँ पे ज्यादा रहेगा। फर्स्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ द सलस्टकी। एक्चुअली सलस्टकी सेज व्हाट, सलस्टकी कहता है क्या है? सलस्टकी कहता है दैट इज द Solutsky theorem is a fundamental result in consumer theory which decompose the effect of a price changes on a quantity demand into 2 distinct components. One is the substitution effect and another is the income effect. You got my point? One is the substitution effect, another is the income effect. Also, this helps in explaining the exceptional case. This is the very important part. मतलब गिवन गुड के बारे में। अच्छा, व्हाट इज दैट गिवन गुड?
आई थिंक आप शायद भूल गए होंगे। गिवन गुड वो होता है जहां पे प्राइस एंड क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस देन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स बिकॉज दैट डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज। लेट अस सपोज बैड फूड, मान लीजिए कुछ सब्जी और सब्जी खराब है, वो थोड़ी बहुत खराब है सब्जी मंडी में, तो उसके प्राइस कम होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि लोग टूट पड़ेंगे हमें दे दो, वो नहीं, लोग लेंगे भी नहीं, उसको लेंगे कम लेंगे, बट नॉर्मल रैशनल कंज्यूमर नहीं लेगा, तो वो रहता है यहाँ पे। और दूसरे भी कह सकते हो, और पॉइंट जैसे आलू है, अब आलू बड़ा फेमस हो रहा है ना, क्यों? आज से 20 साल पहले आलू गरीबों की सब्जी हुआ करती थी, 20 नहीं तो 30 साल पहले कम से कम। लेकिन आज की डेट में पोटैटो या आलू ठीक ठाक सब्जियों में आ चुकी है, क्यों? अब आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो स्टफ्ड आलू, राइट, वो पता नहीं क्या क्या नाम से तो बेचते हैं, वो एक वो होता है, मतलब एक आइटम है, मुझे इसका नाम भूल रहा हूँ मैं, वेजिटेरियन जो रेस्टोरेंट में इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो ठीक ठाक है, अच्छे खाते करे। पनीर के भाव बिकते हैं भाई, मतलब 200 रुपए की प्लेट अगर पनीर की, तो 200 रुपए की आलू वाली जो कुछ बना के देना उसकी भी प्लेट होगी, क्योंकि अब इस आलू का प्राइस बढ़ रहा है, इसलिए वो वैल्यूएबल हो रहा है। अब ये तो हो गया आपका जनरल एक इंट्रोडक्शन। नाउ यू हैव टू राइट, प्रूफ करने से पहले आपको भी थोड़ा सा स्टेटमेंट देना है, दैट स्टेट द टोटल इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द सम ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। मतलब यू कैन से दैट योर प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, क्लियर है मेरी बात आपको? क्या कह रहे हैं ये? कहते हैं दैट योर प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट, इसको भूलना नहीं है। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने मेंशन करा कि प्रूफ, तो प्रूफ तो आपको यार करना पड़ेगा। तो पहले हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा, दैट डेल एक्स आई अपॉन में डेल पी जे इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन में, ये एक फॉर्मूला स्टेटमेंट हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब जरा ये चीज आप समझिएगा, दैट एक्स आई जो है मार्शियन डिमांड के लिए, एक्स आई सी हिक्सन डिमांड के लिए, पी जे प्राइस ऑफ द गुड, जे एम इज द मनी इनकम, ठीक है। अब एक बात को लेकर कंफ्यूज मत होना कि सर आई है तो जे क्यों लगा हुआ है, बिकॉज एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट द गुड आई, बट यू कैन टॉक अबाउट एनी प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है, आप वो रख सकते हो, एक पैटर्न है, आप इस पैटर्न को माइंड में रखना। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आई कम्युनिटी है, आई और जे कम्युनिटी कोई भी उनमें से हो सकती है। सो एक्चुअली दिस इज द बुकिश एक्सप्लेनेशन, सो दिस इज बुकिश, तो ये आप बुकिश है, अब इसको उसी पॉइंट पर रखना, ठीक है। जनरली आपने डेरिवेशन एक बार अच्छे से इसको डेरिवेशन को देख लेना, you simply differentiate it and you decompose also. So this part is the substitution effect and this part is uh, the price, generally the price effect. Okay, मतलब price effect is the sum of both. Clear? Now अब उन्होंने बोला है कि डिमांड कर्व की डेरिवेशन। अब डिमांड कर्व की डेरिवेशन बेसिकली आप कैसे बनाओगे? देखिए, अगर कमोडिटी गिफिन गुड की डिमांड कर्व की डेरिवेशन, अगर कमोडिटी गिफिन है तो गिफिन इज बेसिकली व्हाट? गिफिन is a is a type of a inferior, and inferior मतलब bad commodities, तो you can also give the name bad commodity, right? हमें ये मानना, हमको ये पता होता है कि उसका जो इनकम फैक्ट होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दैट इज सफिशिएंटली स्ट्रांग टू आउटवे द नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब हमारा मतलब मीनिंग होता है कि जो इनकम फैक्ट होता है इट इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आप ये सोचो, मतलब इनकम फैक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जैसे हम कहते हैं, हमने बोला कि प्राइस इफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस का इनकम इफेक्ट। अब ये जो भी आउटकम है माइनस में, ये जो भी आउटकम है प्लस में, बट ये कहते हैं कि इनकम इफेक्ट इज our weight on the substitution effect, so the price effect is what? That is positive. अदरवाइज नॉर्मल कमोडिटी हो, इंफीरियर कमोडिटी हो, ये दोनों केसेस में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव आता है, बिकॉज दोनों केसेस में, जैसे नॉर्मल गुड में तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों नेगेटिव है, लेकिन इंफीरियर में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट
इज स्ट्रॉन्गर देन इनकम इफेक्ट, मतलब हैवी या उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वहां पे इन्फ्लेटर का भी नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होता है। बट वेन एवर यू टॉक अबाउट द प्राइस गिवन गुड, तो गिवन गुड में इनकम फैक्ट इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर गाइज? वन मोर थिंग, मैंने ये जो डेरिवेशन है ये बुकिश डेरिवेशन है, उसके लिए आप एग्जांपल हॉल आर वेरियन इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई अपने पास से एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं करनी है आपको, इसलिए मैंने इसको स्किप करा है एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो अच्छा हमें बात पता होती है ऐसा होता है, तो दैट मीन्स व्हाट your change in quantity demand with respect to price it gives the positive outcome, which implies that the price leads to an increase in the quantity demanded, giving the rise in the upward sloping demand curve. So in the given good there is a upward sloping, otherwise all cases they have the downward sloping, but in the given वाला केस upward sloping आपका बनेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि लेग्रांज मल्टीप्लायर में ये थ्योरी सॉल्व नहीं होगी, इसके लिए अलग से एक्सेप्शंस लगते हैं। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो एक ये पार्ट अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब इसमें से 5 मार्क्स आप इस पे रख लो, 5 मार्क्स आप इस पे रख लो, इवन चलो 6 इस पे कर दो, 4 इस पे कर दो। तो ये एक पैटर्न आप लोग अपने माइंड में रखना। ओके, क्लियर? इसके बाद में ये हम अपने दूसरी सीरीज में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, दिस इज द मार्क्स, दिस इज द 8 मार्कर क्वेश्चन। एक बार रीड कर लेना आप लोग मेरे साथ में। ठीक है, एक बार मेरे साथ अब रीड कर लेना। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल टू q1। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, देखो इसी पेपर में, आई थिंक इसी पेपर में था ना, 2024 2025 में 20 इसमें होगा ना, अच्छा मैंने वो हटा तो नहीं दिया, हाँ 2025 में, ये देखिएगा 10th का सी पार्ट क्वेश्चन जरा देखो, यहां पे बी नहीं लगाया, मतलब q1 टू द पावर a डॉट q टू द पावर b ये रख दिया, और अगर आप इसको देखते हो यहाँ पे Q1 का 1 रखा, Q2 का 2 रखा, मतलब दिखाने में एक की पावर नहीं रखी, एक की पावर रखी है। एंड व्हाट दे आस्क बेसिकली कॉम्पेंसेटरी डिमांड फंक्शन। अब इस बात से मीनिंग समझे, 2024 का, दिस इज 2005 2025 एंड 2024, सेम क्वेश्चन पूछा है इन्होंने दोनों ईयर में। दैट्स व्हाई आई एम बेसिकली फोकस्ड ऑन द PYQs, दैट्स व्हाई आई एम प्रेशराइजिंग यू टू डिस्कस द PYQs के लिए मैं इसलिए आपको प्रेशराइज गाइस कर रहा हूं, राइट? तो 2024 में 2025 में सेम क्वेश्चन पूछा, कंपल्सरी डिमांड। मेरे ख्याल से तुम लोग इसको कर लोगे, सिर्फ सॉल्व करना है, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ दैट हाउ बेसिकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली व्हाट वी हैव, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्टली हमको इंट्रो करना है, तो वी जनरली इंट्रो द क्वेश्चन दैट कंपल्सरी डिमांड फंक्शन शोज द quantity of a commodity demanded when the consumer's utility is held constant and prices vary. Only substitution effect exists of the price change. 2025 वाले क्वेश्चन में भी मैंने कंपनसेटेड डिमांड को एक्सप्लेन किया था। आप शायद समझेंगे, ये बात मैंने रखी थी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा रहेगा, ये 2-3 बातें मैंने उसमें भी रखी थी, बट क्योंकि मैंने अलग अलग ईयर सॉल्व किया तो शायद स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेंगी आपको मेरी, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी वो क्लियर है। सो दिस इज द इंट्रो वाला पार्ट। अब ये बॉडी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी डिस्कस कर रहे हैं। सो वी हैव द यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल टू Q1 into Q2 का स्क्वायर, दैट इज वेल बिहेव्ड, पहली बात दिस इज बेसिकली द वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस, ओके विद इट, and it is strictly convex preference, well behaved and strictly convex preference, no doubt. We are saying that for a compensatory demand function we need to minimize the expenditure function by using the Lagrange method. Clear? अब वही पैटर्न है जैसा हमने डिस्कस किया, तो ये तो आप कर लोगे सेम। देखिए सेम नेचर है तो आप थ्योरेटिकली, अच्छा हाँ इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ, मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था ये सारा मैंने खुद सॉल्व करा है, कोई चैट जीपीटी कोई कॉपी पेस्ट आपको दिखेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि जब मैंने अब आप सोचोगे सर आप लाइव में क्यों नहीं करवा रहे हो, मतलब लाइव इन सेंस ऑन द स्पॉट सॉल्व करो कि दिखाओ ना। सुनो, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था 2 से 3 बार इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर आया है। अब बोलो सर कैलकुलेशन एरर, हाँ बिल्कुल एरर आया है। कैसे एरर आया? मैं बार बार पावर में मतलब नोट डाउन करते हुए पावर कंफ्यूज हो रहा था। कभी मैं 2 को यहां रख रहा था, कभी मैं यहां रख रहा था। 1-2 बारी में हुआ, और जब शुरू में होगा तो आगे भी। तो 2 बार तो मिनिमम मुझसे गलती हुई है, फिर मैंने सारा रफ वगैरह करके दोबारा सॉल्व किया। तो आप भी इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक ये पार्ट हो गया। फिर उसके बाद जैसे मैंने सॉल्व कर लिया, फिर कहते हैं शो दैट द डिमांड फंक्शन डिमांड कर्व इज ऑलवेज द नेगेटिवली स्लोप। तो ठीक है, नेगेटिवली स्लोप होने का मीनिंग बस इतना सा होता है। लेट अस सपोज यू हैव द डिमांड फंक्शन। आपको तो ये देखना है कि आपकी क्वांटिटी का मतलब Q1 का P1 के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि आपके पास में Q1 C ये है, P1 टू द पावर माइनस का 2/3। If you differentiate with respect to P1, you will get the negative outcome. Okay, with it, you will get the negative. So this is the minus. Also, is your demand function a straight line? No, it's a curvature form. So downward sloping होने का in a curvature form. The compensated demand curve for Q1 is a always negative slope. ठीक है, और always का मीनिंग भी आप दोगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था why. There are basically 3 reasons. One is that your demand is not a function of the income, and income is unaffected, prices are unaffected by the income। इनकम से कोई मतलब नहीं होता। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे जो है बताई है। और दूसरी चीज देयर इज ओनली द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो इनकम फैक्ट कुछ भी हो, द कंपनसेटेड डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाई वी डिस्कस दिस थिंग? बिकॉज इन द अर्ली क्वेश्चन हम लोगों ने बात पढ़ी थी सेलेस्की वाले में, गिफिन गुड में, दैट इनकम इफेक्ट की स्ट्रांगनेस डिमांड कर्व का शेप डिसाइड कर रही है। इनकम इफेक्ट की स्ट्रांगनेस डिसाइड द शेप ऑफ द डिमांड कर्व। ओके विद इट, वही बात मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। क्लियर है मेरी बात आपको? तो ये आपने एक्सप्लेन भी कर दिया इधर, तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। ओके विद इट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखिए सारा स्टैटिस्टिक्स से ये सारा सुधीर सर कराएंगे आपको, ठीक है। बढ़िया से बढ़िया डिस्कशन करेंगे, बहुत डिफिकल्ट चीज है ये वाली। सुधीर सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिनकी बात मैं आपको बता चुका हूँ अर्ली वीडियोस में। ये मार्केट फेलियर है, ये हमारी दूसरी सीरीज में होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। इट्स अ नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक बार रीड करना मेरे साथ में। कहता है दैट बोथ द, अच्छा ऐसा भी हो गया ये, हाँ। कहते हैं बोथ द मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच yield the same equilibrium position for a rational consumer। मैं रिपीट कर रहा हूं, बोथ द मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अगर आप में से कोई पर्सन, मेजोरिटी ऑफ द पीपल एग्जाम टाइमिंग में पीवाई को कर रहे हैं, अगर आप में से कोई पर्सन मेरा स्टूडेंट कभी ना कभी रहा है और हमने कभी डिस्कस किया है, तो हमने एक बात पढ़ी थी कि जैसे मार्शिलियन और हिक्सियन, या मार्शिलियन, या आप कह सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच जो अल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच थी, आईसी अप्रोच जो हम हिक्सन अप्रोच के नाम से बोलते हैं। आईसी मतलब ऑर्डिनल थ्योरी, मतलब ये कार्डिनल है और ये ऑर्डिनल है, ठीक है। सो दिस इज कार्डिनल, दिस इज ऑर्डिनल, ओके विद इट। तो ये मान लीजिए वैल्यूज है। तो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वो सेम होता है, मतलब एम आर एस इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। और ये बस कार्डिनल में टू गुड्स इकोनॉमी केस की बात हो जाती है, थोड़ा सा फॉर्मूला होता है। और ये लेग्रांज मल्टीप्लाई के थ्रू एम आर एस इक्वल्स टू प्राइस रेशियो आ जाता है। तो दोनों का सेम होता है, वही कह रहे हैं कि yield द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर अ रैशनल कंज्यूमर। बट दे आस्क व्हाट, इसको मैं जरा हटा देता हूं। वो कहते हैं दैट डिस्कस द रिलेटिव एडवांटेज, प्लीज मार्क द वर्ड रिलेटिव एडवांटेज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ओवर द मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। देखिए आईसी अप्रोच नो डाउट बेटर है, प्रेफरेबल है, बेटर है। तो आप कुछ रिलेटिव एडवांटेज मतलब जो कंपैरेटिवली अच्छी हो, और मैं आपको बता देता हूं। अब आप क्या करो उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब मैंने कैसे सॉल्व किया है, सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो मैंने थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर दिया इंट्रो में,
हमेशा आपको इंट्रो करना है, इंट्रो में कर दिया, फिर जो बॉडी स्टेटमेंट आएगा तो वहां पे मैं उन अजम्पशंस को लिखूंगा मार्शलियन की, अल्फ्रेड मार्शल की, जिनको हिक्स या आईसी अप्रोच में क्रिटिसाइज किया है। तो शायद हमारी बात वहां से फुलफिल हो जाए। तो क्या होगा, ये जो दे यूज द टर्म रिलेटिव एडवांटेज, रिलेटिव एडवांटेज मतलब एक जगह वो पॉजिटिव है तो दूसरी जगह नेगेटिव, मतलब एक जगह एडवांटेज है तो दूसरी जगह वो डिसएडवांटेज है। जैसे एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं, क्या आप मार्शल या मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच से गिफिन गुड का भी बता सकते थे? नहीं बता सकते थे, बट वो वहां बता सकते हो आईसी अप्रोच में। सो एक ही हो जा गया। ठीक है, अब इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो मैंने बेसिकली जैसे सॉल्व किया मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हाउ आई बेसिकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले मैं एक पूरा इंट्रो फ्रेमवर्क लूंगा, ठीक है, एक पूरा का पूरा इंट्रो फ्रेमवर्क लूंगा, दैट बोथ द मार्जिनल यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच। अच्छा गाइस, एक बीच में एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ाने से पहले, क्योंकि मुझे 100% पता है कि आपकी इस पर नजर जा रही होगी। हमारी एक सीरीज है दैट इज द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसमें हम लोग आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम डेली 5 क्वेश्चंस आपको देते हैं, डेली 5 क्वेश्चंस। शायद आप देख भी रहे होंगे, डे 3, डे 2, है ना। फिर आगे मतलब वो सीरीज ये ओपन हो गई गलती से, मैं चाहता नहीं तो दिखे आपको, बट वो दिखेंगी क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है। तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें हम आपको डेली 5 क्वेश्चन देते हैं। आप आज जो 5 क्वेश्चन देखते हो उन 5 क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा स्टडी करते हो एक दिन, और कल उसको अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, अगले दिन उसको अटेम्प्ट करते हो। तो ऐसे करते करते हम जनरल इकोनॉमिक्स 1 है उस पर 15 टेस्ट आपको देते हैं, 5 क्वेश्चन ईच, तो 75 क्वेश्चन वहां हो गए। आपके 4 पेपर्स हैं, जीई 1, 2, 3 एंड इंडियन इकोनॉमी। तो 75 क्वेश्चन 4 बार मिलते तो 300 क्वेश्चन तो वो हो गए। आप अगर मतलब 300 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, यानी 60 डेज की बात कर लो, 60 डेज, 300 क्वेश्चन 60 दिनों में आपको मिलेंगे। तो आपको हम ये कहते हैं कि जैसे हमने आज अपलोड किए टेस्ट, 5 क्वेश्चन अपलोड किए, आपने वो आज 5 क्वेश्चन देख लिए, और उनको देखने के बाद अपने रेफरेंसेस उठाए, पहले उन क्वेश्चंस को तैयार किया, पढ़ाई करी उन क्वेश्चंस से, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज पढ़ते हैं हमारे पास। आपने वो क्वेश्चन देखे, फिर उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे, क्योंकि एक दिन पूरा पढ़ने में लगेगा, नेक्स्ट डे आप टाइम देख कर एक टाइमर लगा के, 1 घंटे का टेस्ट होता है वो, अब उनको आंसर करो उनको, ठीक है, कर दिया। उसी दिन हम लोग आपको सोल्यूशन अपलोड करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं एक्चुअली आपसे ये कह रहा हूं, जैसे डे 2 है, जैसे ये है, इस तरीके से देखो, हमारी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का डेली आंसर राइटिंग है, डे 2 कंज्यूमर थ्योरी, और ये क्वेश्चन नंबर 1, मतलब डे 2 कंज्यूमर थ्योरी का पार्ट है, राइट। ये सब चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूं, या चलो अभी देखते हैं बाद में, जैसे ये है, ठीक है। और ये लो, ये तुम्हारा पुराना, मतलब पुराने इन सेंस से, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ये तो हमारा जो 2026 के लिए उनका शेड्यूल है, 2027 के अलग शेड्यूल होगा, 2028 के लिए अलग शेड्यूल होगा। मैं पुराना आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको इस तरीके से टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये 60 डेज तक आपको टेस्ट यहाँ मिल गए। अब वो 60 डेज में ऐसे नहीं कि 60 दिनों में खत्म करना है, आपको ऐसे करना है। ये बीच में रोक के बता रहा हूँ आपको, आप चाहे तो वीडियो आगे बढ़ा सकते हो, सुनना तो सुन लो, वीडियो आगे बढ़ा दो, क्वेश्चन स्टार्टअप भी हो जाएगा, ठीक है, स्किप भी कर सकते हो आप इस चीज को। तो 60 दिन है, तो मैं कहता हूं आज आपके पास है, आज तुम पूरा पढ़ लो, कल अटेम्प्ट करो, ठीक है। आज तुम पूरा पढ़ लो, कल अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, और फिर कल हम आपको सोल्यूशन भेज देंगे अगले दिन, तो मैच कर लो, ठीक है। तो एक टेस्ट आपने 2 दिन में किया, तो ये 60 डेज तक के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो वो आपने 120 दिन में करे। 120 दिन का मतलब होता है 4 मंथ, ओके विद इट। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन एडवांस, ये मिक्स सेक्शन टेस्ट मिलेंगे पेपर वाइज, जैसे जनरल इकोनॉमिक्स के 4, जनरल इकोनॉमिक्स 1 के 4 पेपर, 2 के 2 पेपर, 3 के 2 पेपर, और इंडियन इकोनॉमी के 2 पेपर, टोटल आपके 10 पेपर हैं। इनके लिए आप कम से कम 3 दिन लो इनका सिलेबस, क्योंकि जब ये हम टेस्ट अपलोड करेंगे तो टेस्ट शेड्यूल भी देंगे आपको। जैसे ये शेड्यूल आपके पास आ गया, इंक्लूड ऑल टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ तो आपका सेक्शनल हो ही गया, यहाँ पे मिक्सचर है, तो आप पहले रिवाइज कर लो। सजेशन मैं आपको वही दूंगा कि आपके पास आज टेस्ट आ गया, आप 2 दिन लो उस टेस्ट को थोड़ा सा स्टडी करने के लिए,
उन उन क्वेश्चंस के रेफरेंसेस को पढ़ने के लिए फिर थर्ड डे आप क्या अटेम्प्ट करो, फिर सोल्यूशन देख लो, ठीक है। तो ये जनरली 13 मार्च को स्टार्ट हुआ, 27 अप्रैल को खत्म हुआ, मतलब 1.5 महीना यानी 45 दिन। आप इसको 3 दिन में कर लो तो 45, 90, 135 यानी 5 मंथ आपका यहां पर हो गया, 4 मंथ यहां पर हो गया, ठीक है। 5 मंथ आप चाहो तो इसको 1.5 महीने में, चाहो चलो खत्म करो, आप इसको 3 मंथ में खत्म कर लो इसको, ठीक है। इसको आप 4 मंथ में खत्म कर लो, तो ये आपके हो गए 7 मंथ। ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं आपको। फिर आपके फुल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है, 8 टेस्ट है, और वही सेम शेड्यूल कि 2 मई को स्टार्ट होंगे, और ये 1 महीने का शेड्यूल है बेसिकली 1 मंथ का। आप इसको 2 मंथ के लिए रखो तो 7, और ये तो आपके 9 मंथ प्रिपरेशन हो गई। तो अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो तो 9 मंथ की प्रिपरेशन आप ऐसा कर सकते हो। वो जो डेट्स है वो ऑब्वियसली बात है, नया कंटेंट आएगा, नया शेड्यूल आएगा आपके लिए, बट ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से हो सकती है, ठीक है। चलो मैं अपने क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप प्लान करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो नाउ क्वेश्चन है हमारे पास दैट बोथ द मार्जिनल यूटिलिटी दैट द कार्डिनल अप्रोच एंड द इंडिफरेंस कर्व यानी ऑर्डिनल अप्रोच, ये बात ध्यान रखना कि कार्डिनल एंड ऑर्डिनल होती है, एग्जामिनर ये चीज भी देखता है, ठीक है। दैट दिस वन इज द कार्डिनल मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच होती है, इंडिफरेंस कर्व वाली ऑर्डिनल अप्रोच होती है। दैट एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द रैशनल बिहेवियर while they lead to the same equilibrium condition. Equality of the marginal rate of substitution and price ratio, the indifference curve approach is considered superior due to its realistic assumption. अब देखिए, रियलिस्टिक अजम्पशन का मतलब कि जो एक्चुअली में लगेगा सही कह रहे हो, ये स्टेटमेंट आपने दिया। और फिर उन्होंने ये भी बोला था, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इफ यू स्टडी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, दैट दे क्लियरली मेंशन इन द स्टेटमेंट डिस्कस द रिलेटिव एडवांटेज ओवर द मार्जिनल यूटिलिटी ओवर, मतलब उन्होंने बोला कि आप ये प्रूव करो, वही एडवांटेज डिस्कस करो जहां पे आईसी अप्रोच बेटर हो मार्जिनल अप्रोच से, ठीक है। तो मेरा मेन कंसर्न यही है कि मुझे आईसी अप्रोच को सुपीरियर दिखाना है, बस। सो दिस इज माय स्टेटमेंट। तो मैंने क्या करा है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने इनके अजम्पशंस उठा लिए हैं, ठीक है। अजम्पशन उठा ली हमने इनकी, और अजम्पशंस को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। बट जैसे ऑर्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी, हम लोग कहते हैं कि एमयू अप्रोच एज्यूम दैट यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल। कार्डिनली मेजरेबल आप मेजर कर सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी को, बट आईसी अप्रोच के अकॉर्डिंग दिस इज अनरियलिस्टिक, यू कैन नॉट मेजर माई यूटिलिटी। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, काफी देर हो गई है, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, बट मैं पानी नहीं पीने जा रहा क्योंकि मैं जाऊंगा तो फिर वीडियो बीच में रुकेगी, बेकार लगेगा। तो टीचिंग करते हुए मेरी जो यूटिलिटी है खुद के लिए डिक्लाइन हो रही है, जितने नंबर ऑफ मिनट्स बढ़ रहे हैं, बट यू कैन नॉट मेजर, आपको पता भी नहीं लग रहा होगा, अब तो पता लगना शुरू हो जाएगा, पता भी नहीं लग रहा, तो यू कैन नॉट मेजर, या तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ कितना अच्छा लग रहा है, आई कैन नॉट मेजर इट। तो यूटिल्स वाली बात उन्होंने बोली थी, हम नहीं बोलते। द आईसी अप्रोच रिक्वायर्स ओनली ऑर्डिनल मेजरमेंट दैट इज द कंज्यूमर कैन रैंक, यू कैन रैंक मी, कि आप उन टीचर से अच्छा हो या उन टीचर से थोड़ा सा बुरे हो, मतलब यू कैन से दैट। अगर आप गूगल करोगे इकोनॉमी बाय समीर सर, ठीक है, समीर मेरा नाम है, काफी नंबर ऑफ ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिखेगा कि देखिए समीर नाम के इकोनॉमी पढ़ाने वाले मेरे ही नॉर्मल इलाके में जहां मैं रहता हूं कम से कम 6-7 लोग हैं, और उन्होंने भी गूगल पे काम करा हुआ है। ऑल ओवर इंडिया कम से कम 100 तो मान लो सिमिलर नेम की इकोनॉमी जो इकोनॉमी पढ़ा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि यूनिक बंदा मैं ही दू, कोई है ही नहीं इंडिया में इको पढ़ाने वाला, बट आप देखो कि मेरा टॉप पे नाम आता है गूगल पे। द रीजन बिहाइंड, बहुत नंबर ऑफ ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बट क्या बावजूद इसके भी तुम ये कह सकते हो सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो? नहीं, आप रैंक दे सकते हो कि आप इससे अच्छा इससे बुरा रिलेटिव, क्योंकि रैंक हमेशा रिलेटिव होती है विदाउट असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ऐसी इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रॉम द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, द एमयू अप्रोच एज्यूम दैट कांस्टेंट एमयूएम, मतलब एमयूएम कांस्टेंट मानते थे हम लोग, which is theoretically weak and empirical implausible. IC approach eliminates the assumption by analyzing choice directly in community using the budget constraint. अगर पर्सन की इनकम वेरी करेगी तो उसकी चॉइसेस वेरी कर जाएंगे।
अब आप क्यों इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का फाउंडेशन कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर पाते? क्या ये रीजन है कि आपको सब कुछ आता है इसलिए नहीं कर रहे हैं? सब कुछ आता तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? द ओनली रीजन द मनी। और अब हमने टेस्ट सीरीज निकाल दी, हमने मल्टीपल मॉड्यूल निकाल दी है, ठीक है। जैसे पेपर वन आप अलग से कर सकते हो। अच्छा, हमारा पेपर वन का क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहा है, ठीक है। पेपर वन आप अलग से कर सकते हो, पेपर टू आप अलग से कर सकते हो। तो बड़ी फीस ना दे, और इवन आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो। अगर आप कहते हो सर मुझे सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स करनी है, या सिर्फ मेरे को इंडियन इकोनॉमी करनी है, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो, एमयूएम इज नॉट कांस्टेंट। इफ द इफ द एम चेंज देन योर चॉइसेस विल आल्सो चेंज। ऐसी ये तीसरी अजम्पशन भी है, चौथी अजम्पशन भी, ठीक है। एक सबसे बड़ी अजम्पशन है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, मतलब मार्शलिन या कार्डिनल अप्रोच ने कम, जो लिमिटिंग था वो सिर्फ नॉर्मल गुड्स का था, मतलब नॉर्मल और इन्फीरियर तक बात कर पा रहे थे, या इन्फीरियर ही या नॉर्मली मान लो बस, ठीक है। बट आईसी अप्रोच कैन एनालाइज ऑल्सो द इन्फीरियर गुड, गिवन गुड, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट एंड बैड से न्यूट्रल गुड। ये आईसी अप्रोच की देन है, ध्यान रखना। दिस टाइप ऑफ गुड्स बेसिकली सपोर्ट बाय द आईसी अप्रोच। ऑल्सो बोथ अप्रोचेज यील्ड द सेम, ये कंक्लूजन है, equilibrium. The IC approach is theoretically superior due to its reliance on ordinal utility. ये अप्रोच के लिए नो डाउट मैं क्लियर बताऊंगा, मैंने गूगल की हेल्प ली है। और एक बात जानना, हमारा काम ये नहीं कि कहां से कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको दे देना। जब पहले गूगल बहुत कम था, आज से 10 साल पहले, जब हम लोग मास्टर्स और ग्रेजुएशन पढ़ाया करते थे, तब हम लोग बुक्स में से रेफरेंस लेते थे। आज बुक्स हट गई तो चैट जीपीटी आ गया, गूगल थोड़ा सा एआई मोड पे आ गया, उसके भी हमने पेड वर्जन ले रखे हैं। तो हम अपने आंसर, और एआई कैन मेक मिस्टेक बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट मिस्टेक, बट वी कैन, हम लोग कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। मुझे पता है कि गलती कहां पे कर रहा है एआई, तो एआई की मदद लो बट गलती भी ढूंढ सको, ठीक है। तो ये बेटर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा डिस्कस हो गया, ओके विद इट। नाउ फिर वो कहते हैं, शो दैट डिमांड हैज यूनिटरी प्राइस इलास्टिक if the price consumption curve is horizontal. This is also very important part. You know the basically PCC, price consumption curve, इसका मतलब हो जाता है that मैं आपको ऐसे बता देता हूं। ऐसा होता है कि मान लीजिए यू हैव द, दिस इज commodity Y, this is commodity X, okay, and this is the budget constraint, and no doubt this is the indifference curve. This is basically the indifference curve, okay with it। और हमने माना कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ये वाई स्टार है और ये एक्स स्टार। अब हुआ क्या, प्राइस कंजम्पशन कर्व, वो उन्होंने बोला है, फिर एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, दैट इफ पीसीसी इज हॉरिजॉन्टल। तो पीसीसी अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसका मीनिंग क्या होगा, दैट पीसीसी इज हॉरिजॉन्टल, मतलब ये मान लो दिस इज पीसीसी। अब प्राइस तो चेंज हो रहा है, प्राइस मान लीजिए प्राइस कम हो रहा है, लेट अस सपोज गुड एक्स प्राइस चेंज, मान लीजिए कम हो रहा है। तो जब ये कम हो रहा है, आप क्या कह रहे हो कि सर हमारा एक्स का डिमांड तो बढ़ रहा है, बट वी नेवर चेंज आवर डिमांड फॉर गुड वाई। मेरी मर्जी में वाई का डिमांड चेंज नहीं कर रहा। सिमिलर पैटर्न इधर भी है, ये मतलब आप बोलोगे कि सर डिमांड तो चेंज हो रहा है, मान लीजिए वो प्राइस तो फिर कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन सर मेरी डिमांड चेंज नहीं होगी गुड वाई के लिए, एक्स की चेंज करूंगा मैं, गुड वाई के लिए नहीं करूंगा। मतलब क्योंकि प्राइस तो जनरली गुड वाई का चेंज, गुड एक्स का चेंज हो रहा है ना प्राइस, क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज बेसिकली द पीसीसी, दिस इज द पीसीसी, ये आपका पीसीसी हो गया। इसको मैंने बहुत अच्छे से बनाया, मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ा मैंने सुंदर से बनाया है ये, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल।
ठीक है, मतलब मैंने स्टेटमेंट दे दी, वो मैंने रफ बनाया था बट ये अच्छा सा बनाया मैंने पीसीसी। एक्चुअली इन क्वेश्चंस को ना मैं बहुत अच्छे से फ्रेम कर रहा हूँ, मिस्टेक भी अगर हो रही है तो उनको पहले कट करके लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं, मतलब अच्छा एक वो बताओ, हम कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पसंद, मतलब जो पसंद करते हैं, जो बहुत अच्छा फेमस हो, फेमस के साथ साथ तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। क्या आपको लगता है कि कोई शेफ अगर आपके सामने खाना बना रहा हो, अगर आपने किसी भी शेफ को खाना बनाते हुए देख लिया, या जिस जिस रेस्टोरेंट को में आप पसंद करते हो खाना खाना, जहाँ का आप पसंद है, जैसे मुझे एक जगह का जो है दाल मखनी बहुत पसंद है, बहुत एंडस फ्लेवर है नॉर्थ कैंपस में, बहुत पसंद है। लेकिन क्या लगता है कि वो जो पसंद आई है मेरे तक, जो वो बहुत हाई क्वालिटी और बहुत हाई लेवल की टेस्टी दाल मेरे तक पहुंची है, क्या वो एक टेक में बन गई होगी? मल्टीपल टाइम उन्होंने टेस्ट करा होगा, दाल को बनाया, फिर टेस्ट करा, फिर कुछ कमी लगी, फिर उसको उस तरीके से एडजस्ट किया, फिर टेस्ट करा, एक दो लोगों को टेस्ट करा, जो उनकी टीम होती है वो एक दूसरे का खाना टेस्ट करते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट आता है बाहर, वो बहुत बढ़िया होता है। उसमें कोई, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं गलतियां यहाँ पे करूं? तो गलती तो मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है एज एन ह्यूमन बीइंग। मेरा काम ये है कि जब मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं तो कंटेंट में कमी ना हो, डिलीवरी टाइमिंग में। ठीक है। Now, price elasticity of demand measures the responsiveness of quantity demanded to a change in price. हमें बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस कंजम्पशन कर दोनों को रिलेट करना है। तो फर्स्ट मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दी इसकी। उसके बाद द पीसीसी शोज द लोकस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस होल्डिंग इनकम एंड प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटीज कांस्टेंट। ठीक है, फिर ये मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए प्राइस ऑफ द गुड एक्स डिक्रीज एंड द बजट कंस्टेंट गोस फ्लैट फ्लैट एंड फ्लैट एंड योर आईसीज इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है कि ओनली डिमांड वन चेंज, डिमांड टू रिमेन सेम, तो योर आईसी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर और हाइपरबोला, प्लीज रिमेंबर दैट। बहुत सारे टीचर्स को ये बात नहीं पता होगी जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत से टीचर्स को ये बात अच्छे से मालूम नहीं होगी जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब उन्होंने, अब इसको मैं थोड़ा सा क्योंकि ये शायद ज्यादा नंबर का है, ठीक है, आपको कितने मार्क्स का है ये, 7 मार्क्स का, तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा अच्छा सा वे रखते हैं। मैंने यहाँ पे दो गुड्स की बात कर ली, ठीक है, उनके प्राइस, मान लिया दो कमोडिटीज है और प्राइस ऑफ गुड एक्सचेंज हो रहा है, इनकम ऑन प्राइस ऑफ गुड टू रिमेन सेम, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला कि पीसीसी हॉरिजॉन्टल है, तो इम्प्लाई करेगा कि जो सक्सेसिव प्राइस चेंज ऑफ एक्स है, दैट विल सजेस्ट अस दैट प्राइस डिमांड ऑफ गुड टू रिमेन सेम। अब एक बार बताओ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, दिस इज माई बजट कंस्टेंट। अब ये मेरा बजट कंस्टेंट है, तुम ज्यादा इसको देखो। हमें पता है कि इनकम कांस्टेंट होती है, हमें पता है हमें पता है गुड टू का प्राइस कांस्टेंट है। पीसीसी ने बोला है कि गुड टू का क्वांटिटी चेंज नहीं हो, तो दिस रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब कंसर्न ये था कि प्राइस ऑफ द गुड टू कम हो रहा है, तो प्राइस ऑफ द गुड वन इंक्रीज, वो प्राइस ऑफ अ गुड वन कम हो रहा है, तो डिमांड ऑफ अ गुड वन इंक्रीज कर रहा है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये आपस में कितना भी चेंज होगा, इनका एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स, दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड वाई। what it suggests total expenditure on good x is equal to p1 into x, that is the constant। ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब एक रूल होता है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर आपका, मैंने बोला कांस्टेंट है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर आपको कांस्टेंट होगा तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कंसीडर की जाएगी? 1। प्लीज रिमेंबर दैट दिस थिंग, if your total expenditure is constant, it means if you change your total expenditure with respect to the change in price, so the outcome is 0। जैसे नमक है, नमक का प्राइस, मान ली जैसे एग्जांपल है, क्या ये बात नमक पे अप्लाई होगी? बिल्कुल नहीं होने वाली। क्यों? नमक का प्राइस बढ़ेगा बट क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट रिमेन सेम, द एक्सपेंडिचर ऑलवेज इंक्रीजेस एज द प्राइस इंक्रीज। तो ये वाली बात अप्लाई हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। कोई भी कमोडिटी, जैसे अब मान लो जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो गोल्ड की डिमांड कम हो रही है, बट द पीपल नो डाउट परफॉर्म द मैरिजेस, मतलब मैरिज शादियां तो हो रही हैं,
जितने खर्चे उनका पहले से प्लान था, एक शादी का खर्चा अब भी वही है, तो वो उतना गोल्ड लेकर आ रहा है जितना उनका पहले से बजट था। मतलब पहला बजट मतलब बजट इन द क्वांटिटी ऑफ द गोल्ड, कि अगर अ, मेरा बजट था कि इतना खर्चा मुझे करना है तो मैं उतना खर्चा करूंगा, वट एवर द क्वांटिटी। पहले लोग गोल्ड में मतलब ऐसा होता था, मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, एक मैं अपनी मदर के मुंह से एक नाम सुनता था। मेरी मदर बताती हैं कि मेरे पास एक एक कहते हैं रानी हार था, या कभी आपने सुना होगा 9 लखा हार, पता नहीं ऐसे थे नाम गोल्ड के। मैंने अपनी लाइफ में रानी हार किसी को पहने हुए नहीं देखा, और मेरी वाइफ रोती रहती कि मुझे रानी हार दिला दो। मैं कहता, और जब मैंने रानी हार पूछा तो वो बताते कि मिनिमम 10 तोले में होगा। 10 तोला, 10 तोला का मतलब आज की डेट में कम से कम 12 13 13 14 लाख। तो 13 14 लाख का मैं गोल्ड सेट दिलवाऊंगा वाइफ को, अभी इट इज नॉट पॉसिबल। तो बिकॉज बिकॉज प्राइस ऑफ द गोल्ड इंक्रीजेस, so correspondingly demand will decrease because our expenditure on gold remains constant। तो हम शादियां भी हम लोग ऐसे मैनेज कर रहे हैं। ये बात एग्जांपल में दे रहा था, बाकी हो सकता है कभी मेरे एग्जांपल आपकी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट ना हो, तो अफेक्ट नहीं होना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पे रखना। उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कहते हैं इस क्वेश्चन में, दैट इज कहते हैं सपोज दैट अ कंज्यूमर इन अ टू कम्युनिटी एक्स एंड वाई वर्ल्ड हैज लीनियर इंडिफरेंस कर्व विद अ स्लोप इक्वल टू माइनस का हाफ, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कंजम्पशन व्हेन प्राइस फॉर बोथ कम्युनिटीज इक्वल टू 2, मतलब पी एक्स पी वाई इक्वल टू 2, एंड income level of the consumer is 2000। how does equilibrium bundle change when px equal to 1 and py equal to 4 with the same level of income? ठीक है, विद द सेम लेवल ऑफ इनकम। देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन बेसिस पर है, और ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि जैसे क्वेश्चन में लिख रखा है इन्होंने, स्लोप इज माइनस का हाफ, ठीक है, तो जनरली स्लोप हो गया आपका माइनस का हाफ, गिवन है, तो ये कांस्टेंट है। एंड इफ इट इज कांस्टेंट तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहा होगा प्रेफरेंस, ठीक है। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे हमेशा जैसे ये बजट कंस्ट्रेंट है, यही आपका इंडिफरेंस कर्व होता है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मतलब ये आपका इंडिफरेंस कर्व होता है। सो बेसिकली दिस इज बजट कंस्ट्रेंट, या बजट लाइन, दिस इज आईसी, बोथ आर स्ट्रेट लाइन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट द शेप ऑफ बोथ मे वेरी, मतलब दोनों का स्टीपर फ्लैटरनेस हो सकता है। तो अब पॉइंट ये कि इन्होंने आपको दो केस दिए, एक केस में ये रखा है कि जो P1 और P2 है वो 2 है, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे प्राइस रेशियो की बात करते हो तो वो 1 हो गया, और अगर आप यहाँ पे एमआरएस की बात करते हो तो वो हाफ हो गया। अच्छा एक बात और, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज ऑन दिस माइनस साइन, दैट माइनस साइन शोज ओनली डायरेक्शन, ओके विद इट। तो ये हो गया, सो दैट नो डाउट इट इज नॉट इक्वल। तो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो अगर ये बजट कंस्टेंट है तो हमें दिखेगा कि जो एमआरएस है और ये प्राइस रेशियो है, ये 1 है और ये हाफ है, तो प्राइस रेशियो ज्यादा है। प्राइस रेशियो ज्यादा होने का मतलब क्या, गुड वन का प्राइस ज्यादा है, और गुड वन का प्राइस ज्यादा होने का मीनिंग क्या होता है, दैट द प्राइस रेशियो, द बजट लाइन इज मोर स्टीपर एंड द आईसी इज मोर फ्लैटर। अगर गुड वन महंगा है, सो द रैशनल कंज्यूमर नेवर कंज्यूम द एक्सपेंसिव कमोडिटी, तो जो आपका इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। सो दिस इज बेसिकली द इंडिफरेंस कर्व आईसी। आईसी इज ऑलवेज अवे फ्रॉम ओरिजिन, बजट कंस्टेंट इज ऑलवेज टूवर्ड्स ओरिजिन। समझ में आई मेरी बात आपको या नहीं है? अब ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, बट मैं आपको इसको सोल्यूशन कर फॉर्मेट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसको इंट्रो करना है क्योंकि 8 मार्क्स का है। A linear IC implies perfect substitutability between commodities and a constant marginal rate of substitution. Consumer equilibrium in such a case occurs at a corner solution depending upon the comparison between the MRS and the price ratio. The entire income is spent on the commodity that yields higher utility per rupee. Okay, and statement, फिर आपके बाद में ये MRS से इनकम भी दे रखी है और उन्होंने डिमांड भी पूछी है। बजट कंस्टेंट और आईसीस को मैंने अलग अलग तरीके से बना दिया।
क्योंकि उन्होंने मुझे प्राइस पॉसिबिलिटी दो दे रखी हैं। तो पहले मैं केस वन की बात करूंगा। फर्स्ट वी डिस्कस द केस वन। सो केस वन इज बेसिकली पी एक्स एंड पी वाई टू दे रखा है मुझे यहाँ पर। सो दिस इज वन एंड एम आर एस इज बेसिकली हाफ, ओके, एंड द एम आर एस इज नॉट आउट लेस देन द प्राइस रेशियो। ये स्टेटमेंट आ गई एंड इसके हिसाब से वी डिसाइड दैट वी विल कंज्यूम ओनली गुड वाई। तो गुड वाई के हमारा 1000 आ गया। सिमिलरली केस नंबर टू, पी वन 1 है और पी टू 4 है, तो उसे देख रहा नहीं, अब एम आर एस ज्यादा है, तो अब यहाँ पे कंज्यूमर विल कंज्यूम ओनली गुड एक्स, तो आई सी इस हिसाब से आ गया, तो आई एक्स इतना आ गया। नाउ दिस इज द कंक्लूजन। क्लियर है मेरी बात आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। नाउ अब आप देखें तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन यहाँ से आ गया कंज्यूमर थ्योरी का, और इस ईयर में मैंने और कोई क्वेश्चन कंज्यूमर थ्योरी से नहीं देखा है। ये भी नहीं है, ये भी इकोनॉमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, नहीं है। देर इज नो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द कंज्यूमर थ्योरी, बट वट यू कंक्लूड दैट एक दो तीन क्वेश्चन यहाँ से ये मिल गए, ठीक है, तीन क्वेश्चन यहाँ से ये मिल गए, एक क्वेश्चन ये 4 हो गए, ये 5 और ये 6 और ये 7, यानी 5 नंबर मार्क्स गिनेंगे हम लोग, 5 मार्क्स, और 10 और 18 और 5 23 मार्क्स हो गए हमारे, 23 मार्क्स, और 8 मार्क्स के अंदर 31, ठीक है, 31 मार्क्स यहाँ से हो गए। 31 के बाद में, हाँ ये हो गया 8, 31 8 और 39, 39 और 7, 39 और 7 46, 46 और 10 56। तो इन द 2024 56 मार्क्स का कंज्यूमर थ्योरी आया, 56 मार्क्स। I hope you got my point what I'm trying to discuss here, that 56 marks का consumer theory it's a lot, काफी होता है ये, ठीक है। तो मेरा बस सजेशन आपको यही है कि आप थोड़ा सा जब पढ़ाई करो अंडरस्टैंडिंग इसी तरीके से रखो कि टॉपिक टू टॉपिक आप कवर करो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।